हेलो बच्चों, वेलकम टू एपी सर क्लासेस। एपी सर क्लास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। फाइनली आज का ये वीडियो जीओसी पे डिपेंड है, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग इसको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे, साथ ही साथ इसके कई वीडियोज बनने वाले हैं, तो आप अंत तक बने रहें। और अगर इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिसे बनाने में काफ़ी मेहनत की गई है, काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से इसको बनाया गया है। तो फाइनली आगे बढ़ कर के हर चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने केमिस्ट्री के ब्रांचेस समझी हैं, ठीक है, जो केमिस्ट्री हम लोग को मिलती है वो 3 पार्ट्स में केमिस्ट्री मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला मिलता है फिजिकल, सेकंड मिलता है इनऑर्गेनिक और तीसरा मिलता है जिसे ऑर्गेनिक हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ध्यान समझिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना होता है लॉ ऑफ एप्लीकेशन। हम लोग को किसी के एप्लीकेशन का लॉ पढ़ना होता है, जैसे मान लीजिए किसी का गुलाम का लॉ हुआ, ऐसे जो भी होंगे एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ों के लॉ हम लोग को पढ़ने होते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग के वैज्ञानिक होते हैं वो सभी एक प्रकार का लॉ देते हैं, नियम देते हैं, उन सभी को पढ़ने होते हैं। सेकंड जो लोगों को मिल रहा है वो फिजिकल फिनोमिना पढ़ना है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ने होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। मतलब यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं लॉ एंड एप्लीकेशंस के बारे में, और यहाँ मिलता है फिजिकल फिनोमिना के बारे में। तो यहाँ आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में ये पढ़ने होते हैं। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पढ़ना होता है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और सेकंड जो हम लोग को मिल रहा है वो स्टडी ऑफ एलिमेंट करना पड़ता है एंड देयर प्रॉपर्टीज। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ हम लोग को स्टडी करनी पड़ती है एलिमेंट्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग का जो होता है इनऑर्गेनिक फिनोमिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग का आता ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग को मिलती है वो ये मिल रहा है बाय स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ हम लोग को ऑर्गेनिक में पढ़नी होती है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि हम लोग पढ़ने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले मैंने आपको इसके ब्रांचेस बताए, बातें बताई, साथ ही साथ इनके विभेदन जितने हैं, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फिजिकल कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये सभी के बारे में बता दूं, फिर मैं आगे इनके पार्ट्स बताऊंगा। तो फाइनली आगे बढ़ करके हम लोग हिस्ट्री समझते हैं। हिस्ट्री समझने से पहले मैं बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिस्ट्री क्या होते हैं, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है द कंपाउंड ऑबिडेंटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर लिविंग्स ऑर्गेनिज्म सच ए प्लांट्स एंड एलिमेंट्स वे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सिंपल सा लॉजिक यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं, मतलब जीवित प्राणी होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सभी जो होते हैं इन सभी के अंदर के पार्ट से निकाला जाता है, वही हमारा कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और एग्जाम्पल बताएं तो एग्जाम्पल में आपको मिलेगा ऑयल मिलेगा, शुगर मिलेगा और प्रोटीन मिलेगा, जो कि हमारा क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग को मिलता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फाइनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या बातें होती हैं, इसको ध्यान समझिएगा। तो नंबर फर्स्ट होता है द compounds obtained for non-living beings or non-living sources were called inorganic compounds। सिंपल सा लॉजिक है, वो लिविंग बींग्स के सोर्सेज में निकालते थे, यहाँ लिविंग बींग्स यही यूज नहीं आएगा, नॉन लिविंग बींग्स है। फॉर एग्जांपल हम लोग का साल्ट जो होता है जो कि नॉन लिविंग बींग्स है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब हम लोग का साल्ट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो हम लोग का इनऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट्स होता है। आगे बढ़कर हम समझते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझने से पहले हमें एक सिस्टम समझना पड़ेगा, क्योंकि बर्जीलियस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बर्जीलियस हाइपोथेसिस दिया था। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने एक हाइपोथेसिस दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पहला मिल रहा है आप लोगों को बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक का यहाँ हाइपोथेसिस आप देख पा रहे हो। पहला आपको क्या मिला वो ध्यान समझिएगा। तो यहाँ मिल रहा है कि नेचर्स दिखा है मेट्रोस्फोर्स विच ऑब्डेंटेड ऑन द प्लांट एंड एनिमल्स एंड देयर प्रोसेस प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल सा कहने का मेरे मतलब है, जो भी प्रकृति की रहस्यमय शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि पौधे और जानवर, ये सब चीज़ें, मतलब जो पृथ्वी पर कहीं ना कहीं उपस्थित है, ये सही कहीं ना कहीं जो पार्ट है, और ये कार्बनिक यौगिकों का संगठन होता है, ये संगठन होता है, समझ में आ रहा, सिंपल सा। तो ये बात हो गई। सेकंड जो उन्होंने बताया था वो लिखा है सिंस देयर फोर्सेस कैन नॉट बी आर्टिफिशियल प्रोसेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल। सिंपल सा लॉजिक है, चूंकि इन बलों में जो हम लोग का बल मिल रहा है कृत्रिम रूप में
से तैयार नहीं किया जा सकता। मतलब इन बलों को हम कृत्रिम रूप से, मतलब ये फोर्सेस मिल रहे हैं या जो इन पार्ट्स को हम लोग देख पा रहे हैं, इनका बताना था हाइपोथेसिस का, बर्जीलियस हाइपोथेसिस का, कि भाई ये जो पार्ट्स हैं, ठीक है, इनके बारे में हम और क्या करते हैं, चूंकि ये बल जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से तैयार नहीं किए जा सकते, इसलिए जैव जो होते हैं जैविक यौगिकों के कृत्रिम रूप से नहीं किया जा सकता। बर्जीलियस का ये कहना था, सिंपल सा लॉजिक है कि भाई किसी भी पार्ट्स को हम, किसी भी लिविंग पार्ट्स से हम नॉन लिविंग्स को लिविंग नहीं बना सकते, सिंपल सा ऑर्गेनिक से हम इनको ऑर्गेनिक नहीं बना सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो ये बातें थी बर्जीलियस हाइपोथेसिस में। साथ ही साथ इसी इन्होंने एक वो भी पारित किया था, मतलब इन्होंने अपना एक सिद्धांत भी पारित कर दिया था जिसे कहते हैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस, जो होता है फ्रैक्शन होता है, मतलब सिद्धांत होता है उनका। तो वो जो सिद्धांत उनका था वो ये कहा जाता था कि जो जितने भी जैव अणु हैं, जो जैव के पार्टिकल हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हीं से मिलकर बने हैं और कहीं बाहर से नहीं आ सकते। सिंपल सा लॉजिक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी से मिलकर बनेंगे, इन्हीं से पार्ट से हो सकते हैं, उन्हीं के लिविंग से हो सकते हैं, लेकिन हम इन्हें लैब में बना नहीं सकते। में जो फ्रेंचिक वोलर नाम के वैज्ञानिक थे, फ्रेंचिस वोलर नाम के फ्रेंच के वैज्ञानिक थे, फ्रेंचिस थे, ठीक है, ज्वेलर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्हेलर सिंथेसिस दिया था। इनका मानना ये था कि जब हम लोग क्या करते हैं किसी भी अमोनियम साइनाइड को, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, अमोनियम साइनाइड जो कि क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यहाँ पर ये आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहा है, इसको इन्होंने हीट करना चालू किया, बहुत तेजी के साथ हीट किया था। हीट करने के साथ साथ इन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, यूरिया में, जो कि यूरिया हमारा क्या है, ये हम लोग का इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। तो ये बातें इन्होंने बताई व्हेलर नाम के वैज्ञानिक ने, और इन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि भाई जो हम लोग इससे पहले जो कि आपको यहाँ पर व्हेलर नाम के वैज्ञानिक ने बताया, इससे पहले जो बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने कहा था कि भाई किसी भी हम ऑर्गेनिक या पार्टिकल्स हो या लिविंग बींग्स को, जो हम है लिविंग बींग से ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, कि भाई हम लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अमोनियम साइनाइड था, NH4NCO लिख सकते हैं या CNO भी लिख सकते हैं, जैसा आप कर सको, ठीक है। तो ये पार्ट्स होते हैं, इनसे हम इन्होंने गर्म करके इनको यूरिया प्राप्त कर दिया और कहा कि ये जो सिद्धांत था तुम्हारा ये गलत होता है, ऐसा नहीं है, इस तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है। आगे क्या बात थी, अभी बात आ रही कि जो मॉडल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो आपको मिल रहा है कि मॉडल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो यहाँ आप देखेंगे तो लिखा है सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय द को, लिखा है शोन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी सिंथेटिक फॉर इनऑर्गेनिक सोर्सेस इन ए लेबोरेटरी। सिंपल सा लॉजिक है, मतलब मॉडर्न केमिस्ट्री की अगर जो बात करें, जो आधुनिक हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो जो आप लोगों को कोल्बे नाम के वैज्ञानिक है, इसलिए कोल्बे हाइपोथेसिस और कई बातें कोल्बे ने बताई थी। कोल्बे ने कहा था क्या कि जो हम लोग का सिंथेटिक वाला पार्ट था, मतलब एसिटिक एसिड जो है, उन्होंने किसी के सिंथेसिस में करके आराम से एसिटिक एसिड उन्होंने प्राप्त किया था, वो भी लैब में। तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट आपको बनते हैं। अब बात आ रही है कि भाई बार बार मैं बोल रहा हूँ कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ये क्या होते हैं, क्वेश्चन होता है बहुत ज़्यादा कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आपको मैं बताऊँ, सिंपल सा लॉजिक है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ ध्यान समझिएगा। तो मैंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, आप सिंपल सा मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, यहाँ बार बार आ रहा है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या, तो यहाँ पर दे सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एज मेन एलिमेंट्स, समटाइम्स अलॉन्ग विथ सब एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन एक्सेट्रा। सिंपल सा लॉजिक है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो पार्ट मिलकर बने होंगे, वो कहीं ना कहीं बने हुआ पार्ट जो है हम लोग का, वो कार्बन और हाइड्रोजन का होता है मेनली। लेकिन इसके साथ साथ कोई सब एलिमेंट्स भी जुड़ सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया और हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, ये सभी जुड़ सकते हैं। आगे देखा जाए जो हम लोग का पार्ट आ रहा है वो रहा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। फाइनली ये जो पार्ट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ये क्या होता है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी इसकी एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो आई बटन पे क्लिक करके भी देख लीजिएगा। तो इसको ध्यान समझिएगा भाई, जो हम लोग का हाइड्रोकार्बन आप लोगों को मिल रहा है, मतलब हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो ध्यान समझिएगा ये दो प्रकार के हो जाएंगे, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में आप फाइनली देख पा रहे होंगे कि ये सिंगल बॉन्ड वाले देते हैं, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले आप लोगों को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ के इनकी बातें वो समझते हैं। तो लिखा है यहाँ आपको थोड़ा सोचने वाली बात आएगी, थिंक अबाउट दे दिया होगा, क्वेश्चन हम लोग का मिलेगा। जो CCl4 लिखा है डज नॉट कंटेन हाइड्रोकार्बन, लिखा है डज आप लोगों को मिला है द डैट मीन इट इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ आपको मिलेगा, ऐसा क्यों है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। जो हम लोग का पार्ट्स है यहाँ पर मिल रहा है हाइड्रोकार्बन, यहाँ आप लोग को मिल रहा है मीथेन, यहाँ हम लोग का हाइड्रोकार्बन होता है।
और ये जब आपसे रिएक्शन करता है -4H यहाँ से हटाते हैं और Cl को ऐड कर देते हैं, आपको क्लोरीन ऐड करता हुआ मिलेगा और ये हटता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये पार्ट मिल रहा है आपको, ये वाला पार्ट आप लोगों को मिला है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ये डेरिवेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। मतलब यूँ कह सकता हूँ कि अगर जो इसे बोलूँ मैं कि ये सच में CCl4 ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, तो ये पार्ट्स कहीं ना कहीं जो हम लोग का पार्ट्स है ये हाइड्रोकार्बन है, लेकिन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के पार्ट्स यहाँ आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोगों को मिल रही है। नोट्स वहाँ ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, द कंपाउंड्स विच आर हाइड्रोकार्बन और आर डिराइव्ड फॉर हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो हम लोग का हाइड्रोकार्बन होगा वो कहीं ना कहीं डिराइव्ड फॉर्म होगा किसी ना किसी हाइड्रोकार्बन का। तो यहाँ पर होता है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर जो हम लोग का आता है वो ये आता है कि हम लोग ये बताएं जे बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हम लोग का बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो बॉन्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला पॉइंट आप देख पा रहे बढ़िया सा, जैसे मैंने बात कर लिया मीथेन का। सिंपल लॉजिक है। अब मीथेन को देखिएगा ध्यान से। मीथेन की बात करें तो यहाँ आपको कार्बन कितना मिल रहा हो, कार्बन एक ही मिल रहा है। ठीक है, मीथेन यहाँ आप देख पा रहे हो, तो कार्बन यहाँ आपको कितना मिल रहा है, एक कार्बन मिल रहा है। ठीक है, अब एक कार्बन जो आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है सॉरी, तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी जुड़े हैं। तो सिंपल सा ऐसे कार्बन बीच में लगा दिया मैंने। यहाँ मैं हाइड्रोजन की बात करूँ या कार्बन की बात करूँ, दोनों को आप देखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो कार्बन की अगर जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो यहाँ आपको 2 और 4 मिल रहा है। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ऐसे ही मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में भी आप देख रहे हो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फाइनली क्या होता है कि हम लोग यहाँ करते क्या है, ठीक है, यहाँ पर करते क्या है देखिएगा ध्यान से। हम करते क्या है कि कार्बन को ऐसा हम लोग व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, जिसे मान लीजिए हमने कार्बन को बीच में रख दिया और यहाँ पर हम लोगों ने इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दिखा दिए हमने, किसके, कार्बन के। और हाइड्रोजन भी इसके साथ जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन को भी मैंने लिखा दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन भी सबके 4, क्योंकि हाइड्रोजन होगा CCl4 तो होता है ना उसका। तो यहाँ पर इसको हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखा दिया, इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दिया। तो यहाँ फाइनली क्या होता है, यही आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आ रहा है। तो सिंपल सा जो मैंने ये बताया, तो यहाँ पर यही मिल रहा है कि द बॉन्डेड फॉर्म बाई मल्टीपल सेव ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड ये कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ आपको जो इलेक्ट्रॉन पेयर का बॉन्डिंग दिखता है उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये फाइनली टॉपिक है इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे जो हम लोग को मिल रहा है वो हाइड्रोकार्बन का पार्ट्स मिल रहा है, मतलब हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके बारे में। तो आगे बढ़कर देखते हैं। तो यहाँ आपको मिल रहा होगा हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ आप वो हाइड्रोकार्बन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे द कंपाउंड्स कंटेन इन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। सिंपल सा, तो सिंपल सा इलेक्ट्रॉन्स आर टर्मिनेटेड ऑफ हाइड्रोकार्बन। सिंपल सा लॉजिक है भाई हाइड्रोकार्बन के। तो हाइड्रोकार्बन जो आपको टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन तो आपको 2 मिल रहे हैं, कार्बन कार्बन लिंकिंग वाला मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल रहा है और एक मिल रहा है क्या, आप देखिएगा ध्यान से, एक मिल रहा है अनसैचुरेटेड। सिंपल सा 2 मिलता है, एक मिलता है सैचुरेटेड, एक मिलता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहले सैचुरेटेड के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या मिला, तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोकार्बन कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, कहीं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर जो जुड़े हों, जैसे इसके बीच में सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो वो कहलाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एज एग्जाम्पल जो हम लोग का है वो मिल रहा है एल्केन। तो यहाँ एल्केन वाले पार्ट को सिंपल सा आप देख पर यहाँ समझ पा रहे होंगे, ये है CH4। अब आपको यहाँ क्या करना है, सिंपल सा CH4 जो आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, सिंपल सा CH4 जो आपको मिल रहा है, यहाँ पर CH4 मिल रहा है, C2H6 मिल रहा है, ये आपके जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। फाइनली आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है, तो इसको ध्यान समझिएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा दो हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल कॉमन होता है, ये हम लोग का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलते हैं एल्कीन और एल्काइन। तो अनसैचुरेटेड में 2 पार्ट्स आते हैं, एक एल्कीन आता है और एल्काइन आता है। यहाँ पहला पार्ट आपको एल्कीन मिल रहा है और दूसरा पार्ट एल्काइन मिल रहा है। आगे बढ़कर समझते हैं एल्केन्स की फैमिली का। तो एल्केन्स का जो हम लोग का फैमिली होता है, नाम से ही पता है, एन वाला पार्ट है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाली पार्ट है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले पार्ट की फैमिली को समझ लेते हैं। तो यहाँ फाइनली आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ कार्बन मैंने लिखा है, सिंपल सा यहाँ नंबर ऑफ कार्बन मैंने लिखा है, यहाँ पर देख पा रहे हो आप। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ मैंने लिखा है। नंबर फर्स्ट आपको मिल रहा होगा, नंबर फर्स्ट में यहाँ फॉर्मूला मिल रहा है, यहाँ मैंने नेम लिखा है। नंबर फर्स्ट वाले कार्बन को कहते हैं मेथ, जो कि कार्बन की संख्या इतनी मिले CH4 होता है। और यहाँ पर दूसरे कार्बन में C2H6 एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनिन।
तो यहाँ पर मिला नॉन डेकेन, अनडेकेन और ये था डोडेकेन। तो अपना जो भी होगा इसी तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये आपको फैमिली मिलती है एल्केनों की फैमिली। एल्कीन की फैमिली की बात करें तो इनकी सिंपल सा होगा, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं आएगी। वो डबल बॉन्ड कहाँ से आ रहा है यहाँ देख सकते हैं आप, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मान लीजिए दो कार्बन से, एक कार्बन से नहीं होता क्योंकि क्योंकि आप एक कार्बन से बनाने की कोशिश करो तभी नहीं बन सकता, तो एक कार्बन से नहीं होता है। डबल बॉन्ड जो होता है वो दूसरे कार्बन से शुरू होता है। तो यहाँ मिल रहा है एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, ठीक है, डेकीन, अनडेकीन और डोडेकीन। तो ये आपको मिलता है इतने पार्ट्स। एंड बात करें अगर जो हम लोग बात करें एल्काइन फैमिली की, तो जो एल्काइन फैमिली हम लोग का होता है वो क्या होता है, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब मेरे है ट्रिपल बॉन्ड वाली फैमिली एल्काइन फैमिली कहलाती है। जैसे आगे बढ़ के हम लोग इसे समझते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे दूसरे कार्बन से मिल रहा है C2H2, ये मिल रहा है एथीन होगा। C3H4 जो होगा ये होगा प्रोपीन होगा। C4H6 जो होगा ये हम लोग का होता है ब्यूटीन। तो इस तरीके से होता है। फाइनली इसकी जो फॉर्मूले होते हैं मैं आपको बता दूं, एल्केन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं CnH2n+2 का फॉर्मूला लगाते हैं एल्केन के लिए, और एल्कीन के लिए फॉर्मूला आता है CnH2n फॉर्मूला लगाता है, और एल्काइन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n-2 का। इस फॉर्मूले से आप जब लगाओगे तो एल्कीन एल्कीन एल्काइन का पूरा पूरा भाग आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राइट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला। तो यहाँ पर लोगों को नंबर फर्स्ट आप लोगों को मिल रहा है जो कंप्लीट फार्मूला होगा वो कैसे हम लोग स्ट्रेच करेंगे, यहाँ पे देखिएगा मैं लिखा है इट्स ए रिप्रेजेंटेड ऑफ ए लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन द विच द बॉन्डिंग पेयर आर रिप्रेजेंटेड बाई ए डैश डैश। तो आपको मिल रहा है ये आपका पार्टी वाला, ये आपको डैश मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, डैश लिखा है डैश, और लोन पेयर आर रिप्रेजेंटेड बाय द ए पेयर ऑफ डॉट। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा। यहाँ देखिएगा जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया, मेथेन हम लोग का मिला है मेथेनॉल, मेथेनॉल ये पार्ट है हम लोग का। इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, कंप्लीटली फॉर्मूला लिखना। तो आप जब देखोगे मेथेन को, तो मेथेन को क्या करना है कि आप देखोगे कार्बन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चारों तरीके से वो हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, एक तरीके से ऑक्सीजन से जुड़ेगा। और ऑक्सीजन को बात करेंगे, जो हम ऑक्सीजन की बात करें थोड़ी सी, तो ऑक्सीजन आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देख पा रहे होंगे आप, ऐसे तरीके से बना हुआ ना। तो आउटर मोस्ट सेल में यही है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और 6 इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे जुड़ता है, ऐसे कार्बन लगा दिया, यहाँ H कर दिया, यहाँ H कर दिया, यहाँ H कर दिया, मतलब ये आपको पार्ट मिलता है इसका मेथेनॉल का। ऐसे एस्टिक एसिड का है, तो एस्टिक एसिड का भी यहाँ पार्ट आप देख पा रहे हो कि एस्टिक एसिड ऐसे लुईसदार बनाता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था, हम लोगों ने आसानी से समझा। आगे देखते हैं जो कोऑर्डिनेशन ऑफ जो होगा वो क्या होगा, कंडीशंस आपको मिल लेंगे। उसमें क्या होता है भाई, देखो ध्यान से, इट द रिप्रेजेंटर ऑफ द फॉर्मूला मॉलिक्यूलर द इंडिविजुअल ऑफ द बॉन्ड एट द डैश और ए एग्जीक्यूट। तो यहाँ आपको लिखना होगा सिंपल सा आपको डैश के रूप में। तो ठीक है, तो आपको मिल रहा होगा, ये आप लोगों को मिल रहा है कंप्लीट फार्मूला। तो आप देखिएगा ये आप लोगों को मिल रहा है कंप्लीट फार्मूला, जो आपको ये मिल रहा है दिख रहा है। और ये वाला फिर आपको मिला है कंडेंसड फार्मूला। ठीक है, कंडेंस फार्मूला जो आप लोगों को मिला है। कंडेंस का मतलब होता है सिंपल सा आपस में ला करके जोड़ देना, कंडेंस कर देना। तो कंडेंस फार्मूला ये आप लोगों को मिल रहा है। ये फार्मूले में आप देख पा रहे हो यहाँ पर इतने कार्बन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 कार्बन है, तो तीनों कार्बन के साथ ऐसे जोड़ दिया गया है। CH3 CH2 CH2 CH3 लिखा गया है, तो वो आप लोग समझ सकते हैं। सेकंड जो हम लोग को नंबर थर्ड मिल रहा है वो मिल रहा है ये है कि जो हम लोग का लाइन होगा, लाइन एंगल फार्मूला। तो लाइन एंगल फार्मूला क्या होता है ये ध्यान समझिएगा, जिसको बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लाइन या स्टैक फिगर भी कहता है। तो यहाँ पर कैसा होता है ये ध्यान समझिए। तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ, जहाँ लिखा है इट्स ए लिखा है रिप्रेजेंटेशन इन विच बॉन्ड आर रिप्रेजेंट बाई ए लाइन एंड कार्बन एटम्स आर श्योर टू बाई प्रेजेंट वेयर 2 लाइन्स मीटिंग एंड एट द टर्मिनेटेड ऑफ ए लाइन। तो जैसे सिंपली आप देख पा रहे हो, इस लाइन को यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कि लॉस लिखा आल्सो हाइड्रोजन एंड कार्बन आर बिलीव्ड to be present on the carbon behaviors not represented dependent upon the requirement in other two fluiding and barriers। तो ये आपको पार्ट्स मिल रहा है। ठीक है, आगे मिल रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरीके से, ये आप लोगों को फॉर्मूला जो मिल रहा है यहाँ पर, ये फॉर्मूला मिला है, ये फॉर्मूला मिला है, कहीं ना कहीं ये सब फिगर्स में, इन सब के फिगर्स में इसका अंतर है। सिंपल सा जो हम लोग को मिल रहा है लाइन एंगल फार्मूला। तो लाइन एंगल फार्मूला का मतलब सिंपल से यही होता है, ये आप लोगों को मिलता है, ये हम लोग को मिलता है लाइन एंगल फार्मूला। ये समझ में आ रहा बात आपको, अच्छे समझ में आ रहा होगा लाइन एंगल फार्मूला कहने का मेरा मतलब क्या था। ये हम लोग को मिलता है लाइन एंगल फार्मूला। ठीक है, तो ऐसे इसके भी लाइन एंगल फार्मूले होंगे, ये जो आपको पार्ट मिल रहा है इसके भी लाइन एंगल फार्मूले होंगे इस तरीके जिसका पार्ट मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम लोग का पार्ट हो गया फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आप लोग पढ़ोगे,
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ोगे लेक्चर नंबर 2 जो आप लोगों का होगा, ठीक है। वैसे तो फाइनली ये लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 जब आप लोग पढ़ोगे, बेसिक पार्ट्स था ये आप लोगों का, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको इसके पूरे के पूरे पार्ट जो हैं जीओसी के पूरे पार्ट में बताऊंगा। तो अभी तो जीओसी का फर्स्ट पार्ट जो मैंने कि आपको बताया, ठीक है, वो वीडियो कैसा